चलो रिकॉर्डिंग इज स्टार्ट। यदि आप लोगों को कोई प्रीवियस क्लास से क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो। फिलहाल मैं समराइज कर दे रहा हूँ स्लाइड्स को स्टार्ट में, क्योंकि जहां से हमको आगे बताना उसको डिटेल्स में मैं बताता हूँ। ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन हो तो तुरंत आस्क करें। तो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। क्लासिफिकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हम लोग देखेंगे। हमने देखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, क्या इंपॉर्टेंस है हमें सॉलिड के स्ट्रक्चर को समझना, क्योंकि यदि हम सॉलिड के स्ट्रक्चर को समझेंगे उसकी प्रॉपर्टी को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और यदि किसी चीज की प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो उसको सही तरीके से क्या करेंगे, यूज कर पाएंगे। इसके दो एग्जांपल थे, सुपर कंडक्टर्स, जिसके मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, तरह तरह के डिवाइसेस बनाते हैं, और मदरबोर्ड से उसकी मदद समझ सकता है, सिलिकॉन चिप। क्लियर, सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर। बायोडिग्रेडेबल स्विचर्स मैंने बताया था कि जब डॉक्टर टाका लगाता है तो उसको टाके को काटने के लिए दोबारा जाना पड़ता है, लेकिन यदि बायोडिग्रेडेबल स्विचर्स रहेगा तो उसको कटवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही डिग्रेडेड हो जाएगा, खुद ही अपने आप में ब्रेक हो जाएगा। दैट्स अ रिवोल्यूशनरी स्टेप्स। ठीक है, ये देखो आप सॉलिड का स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये एक सॉलिड का एक सिंपल सा एक टुकड़ा है, पत्थर है। ठीक है, ये सॉलिड लिक्विड गैस में कंपैरिजन पर्पस से दिखा रहा है कि मान लीजिए सॉलिड में काफी पास है, लिक्विड में दूर है, गैस में और दूर है। इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज गवर्न होती है। ठीक है, सॉलिड्स की हम बात करें तो सॉलिड की खास बात क्या है कि इनके मॉलिक्यूल्स मूव भी नहीं कर सकते, लेकिन अपने मीन पोजीशन पे क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो ये मैंने पढ़ लिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें कुछ है नहीं। हाई डेंसिटी होगा, रिजिड्स होगा, ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर शॉर्टर देन लिक्विड एंड गैसेस, सब कुछ क्लियर कर। अब ये भी मैंने बताया था, देखो जो फोर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दूसरा है थर्मल एनर्जी। ये क्लास 11th में स्टेट ऑफ मैटर मैंने ये समझाया था आप लोगों को। ठीक है, सेम बेटा, एक सेकंड, फोन आ गया, रियलमी एंड न्यू टॉक। ठीक, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, बेसिक डिफरेंस यही है एमॉर्फस सॉलिड में कि इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स काफी रैंडम्स होते हैं। इनके अरेंजमेंट्स आप ध्यान से देखो तो इनके अरेंजमेंट्स क्या रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। क्रिस्टलाइन के अरेंजमेंट्स क्या है, रेगुलर है। क्लियर, एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसको मैं पढ़ा चुका हूं पिछले क्लास में, समराइज कर देना। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन एन इरेगुलर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या है, इरेगुलर है। दे आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर एंड पीरियोडिक फैशन फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ठीक है, हेंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इन एमॉर्फस सॉलिड इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं, मान लो कहीं अरेंजमेंट आपको दिख भी रहा है तो अरेंजमेंट काफी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, शॉर्ट टाइम, शॉर्ट एरिया के लिए होता है, काफी छोटे से एरिया के लिए होता है, और अलग अलग जगह पे इसका क्या होता है, चेंज होता रहता है, अलग अलग जगह पे चेंज होता रहता है इसका स्ट्रक्चर, इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और ये क्या अनइवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइवेन। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी सिंपल सी है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप, they are arranged in a regular and periodic fashion through the entire crystal. Hence the order of arrangement of crystalline solid is long range order. इसके ऑर्डर को, जो अरेंजमेंट है, इसको लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यदि हम इस मॉलिक्यूल्स का देखें कितने मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, अब इस दूसरे मॉलिक्यूल्स का देखें कितने मॉलिक्यूल सराउंडेड, इसका अरेंजमेंट है होल क्रिस्टल, पूरे मॉलिक्यूल्स, पूरे कंपाउंड में क्या होता है, सेम रहता है, कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जबकि एमॉर्फस को हमने क्या बोला था, शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोला था। These repeated arrangements are observed to be evenly distributed. ये क्या है, evenly distributed है। एमॉर्फस क्या था, unevenly distributed। अब मैंने इस ग्लास के बारे में बताया था, देखो ये ग्लास क्या है भाई, एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। एमॉर्फस सॉलिड आर नोन एज सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। इनको सूडो सॉलिड बोलते हैं, सूडो में होता है आभासी, और सॉलिड में सॉलिड, मतलब सॉलिड जिससे प्रतीत होते हैं, लेकिन एक्चुअल में सॉलिड्स
होते नहीं है, क्योंकि सॉलिड के सारे प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड क्या, जैसे लगता है कि इनको आपने काफी कूल्ड कर दिया, इनके मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए और सॉलिड जैसा एपियर हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दो दे आर सॉलिड दे एज्यूम द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू लिक्विड ऑन हीटिंग। सॉलिड है लेकिन हीट करेंगे तो लिक्विड जैसा बिहेव करने लगेंगे। ग्लास की बात करें तो देखो, ये ओल्ड बिल्डिंग की बात करें तो ग्लास जो विंडो होता है उसमें यदि ग्लास लगा हुआ है, ऊपर पतला हो जाता है, नीचे मोटा हो जाता है, जबकि हम विंडो लगा रहे होते हैं तो समान रहता है, लेकिन काफी लॉन्ग टाइम बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसको विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होती है, हाईली विस्कस लिक्विड है, तो क्या होगा, धीरे धीरे एक लेयर से दूसरी लेयर क्या करेगा, स्लाइड्स करेगा। क्लियर, क्या चीज है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर नोन एज ट्रू सॉलिड बिकॉज दे शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। ये सॉलिड्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, दे हैव अ डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, अ रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, अ शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट। एक शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट भी इसमें होता है। अब क्लीवेज को देखो, मैंने इसको समझाया था, यदि एमॉर्फस स्लाइड टूटेगा, इसका क्या होगा, इरेगुलर सरफेस आएगा। सरफेस कैसा आएगा, इरेगुलर सरफेस आएगा। क्लीवेज ऑफ एन एमॉर्फस सॉलिड जनरेट इरेगुलर सरफेस ड्यू टू द इरेगुलर एरिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ अरेंजमेंट क्या है, मॉलिक्यूल्स के अलग अलग हैं, कहीं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कहीं वीक बॉन्ड है, तो कहीं कोई शेप बना रहा है, कहीं कोई शेप बना रहा है, इसलिए इसका सरफेस हमेशा क्या होगा, इरेगुलर। लेकिन यदि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, यदि इसको हम कट करेंगे, शॉर्प कट होगा, इमेज नहीं आएगा। क्लियर, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। एक सेकेंड, हाँ आवाज आ रही है ना, क्लियर। एक सेकेंड, हाँ, रिप्लाई मी, क्या चांद ज्योति बेटा रिप्लाई करो, आवाज आ रहा है तुम्हें। चलो ठीक है, ये मैं बता रहा था, क्या बता रहा था, कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको हम कट करेंगे तो कैसा आएगा, स्मूथ सरफेस आएगा, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट एंड एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें, तो मेल्टिंग पॉइंट एमॉर्फस का क्या होता है, एक रेंज होता है, शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। Amorphous solids do not have sharp melting point. They melt over a wide range of temperature due to the presence of variable bonds that breaks at different times. क्या कह रहा है कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि ये एक शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं शो करता। कैसा मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, ये शो करता है रेंज ऑफ, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जिस रेंज में वो मेल्ट करता है। रीजन है वेरिएबल बॉन्ड्स, वेरिएबल बॉन्ड्स होने की वजह से ऐसा होता है, कोई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कोई बॉन्ड वीक है। जैसे एग्जांपल, ग्लास मेल्ट्स ओवर अ टेम्परेचर रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड डिपेंडिंग ऑन इट्स कंपोजिशन। एक सेकेंड, स्टॉप इट, that's correct. और एक सेकंड, हम लोग थोड़ा सा आगे आ गया। आवाज तो क्लियर ही है, सब चैट पे रिप्लाई कर सकते हो या
ऐसे भी मुझे बता सकते हो कि आवाज आ रही है कि नहीं आप लोगों को, ठीक है? आ रही है सर। ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। क्यों होता है भाई शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स? इनके बॉन्ड क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। जो भी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, एक आयन का दूसरे आयन से, एक मॉलिक्यूल का दूसरे आयन मॉलिक्यूल से, वो कैसा होता है? एक जैसा होता है, कोई वेरिएशन नहीं होता है। यदि मेल्ट करना होगा तो सब एक साथ मेल्ट करेंगे, सभी बॉन्ड एक साथ ब्रेक होंगे। जबकि एमॉर्फस में क्या होता है? वेरिएबल बॉन्ड्स होते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो कोई वीक बॉन्ड है, किसी का दूसरा शेप है किसी का दूसरा शेप है। इस वजह से क्या होता है? शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता बल्कि रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक रेंज होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 801 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम बोल सकते हैं कि 801 डिग्री सेंटीग्रेड शार्प पॉइंट है। लेकिन वो सोडियम क्लोराइड 800 डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्ट नहीं करेगा। लेकिन हम ग्लास की बात करें तो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब क्या है कि 14 से मेल्ट करना स्टार्ट होगा और 1600 तक कंप्लीटली मेल्ट कर जाएगा। हाँ, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया था, शायद यही लास्ट पॉइंट था जो मैंने डिस्कस किया था। मैंने कहा कि एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है भाई। हाँ नरेंद्र, कोई क्वेश्चन है? आस्क नरेंद्र, रेज्ड हैंड। क्वेश्चन है तो पूछो या तो मैं आगे बढ़ू फिर। ठीक है, नहीं पूछना है। तो आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है कि यदि हम इसको कई डायरेक्शन से कट करें, जैसे सी डी, एफ ई, ठीक है, ए बी, ये सब डायरेक्शन हम देख रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन से यदि हम कट करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? लगभग एक जैसा होगी, सिमिलर होगी, सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, सेम तरीके से कटेगा। क्लियर? जैसे कि क्यों? क्योंकि इसका हर जगह से इरेगुलर है, कोई सिस्टमैटिक नहीं है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर जगह से कैसी होगी? एक जैसी होगी। ऐसा क्वेश्चन होता है सर, होता है सर। प्रतीक क्या पूछ रहे हो? चलो ठीक है, साइड में हम बात करते हैं। अब आइसोट्रोपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि amorphous solid exhibits similar physical properties in all direction। जो डायरेक्शन है ए बी सी डी और ई अप शो सिमिलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, इस लाइन के देखिए तो आप देखो, ये सी डी देखो और ए बी देखो। सी डी यदि आप देख रहे हो तो इसमें एक स्पेयर है, डॉट है, स्पेयर है, डॉट है, एक सिस्टम से है। लेकिन यदि आप ए से बी जाओ तो हमेशा डॉट डॉट है, कहीं स्पेयर नहीं है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ए से बी कट करने में अलग आएगा, सी से डी कट करने में अलग आएगा। इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम ये कह सकते हैं कि भाई दो डायरेक्शन है, एक वर्टिकल, एक थोड़ा सा एंगल बनाकर है, और दोनों में प्रॉपर्टीज फिजिकल क्या होंगी? अलग अलग आ रही हैं। इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग का 20 को टेस्ट होने वाला हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चन शॉर्ट में डिजाइन कैसे, आइसोट्रोपिक क्या है, एनआइसोट्रोपिक्स क्या है, एमॉर्फस क्रिस्टलाइन क्या है, क्लियर? ये समझना बहुत जरूरी है। यूज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। भाई एमॉर्फस सॉलिड्स का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी तुमको पता होना चाहिए। एमॉर्फस सॉलिड्स सुने तो रहते हैं हम लोग। एमॉर्फस सिलिकॉन इज पॉपुलरली यूज्ड इन फोटोवोल्टिक सेल्स। फोटोवोल्टिक सेल मतलब सोलर पैनल। ये इसका हम सोलर पैनल यूज करते हैं। सोलर पैनल के आज के समय में कितनी आवश्यकता है आप लोग समझ सकते हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी का मेन सोर्स है। रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। पेट्रोल, डीजल, कोयला आज नहीं तो कल ये खत्म ही हो जाएंगे, तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फोटोवोल्टिक सेल का हमको ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा। क्लियर? रबर इज यूज इन मेकिंग टायर, सोल्स ऑफ शूज। जो रबर्स है वो भी क्या है? थोड़े ठोस तो होते हैं ना, लेकिन वो भी प्योर सॉलिड नहीं है, एमॉर्फस सॉलिड है। इनऑर्गेनिक ग्लासेस आर वाइडली यूज्ड इन मेकिंग apparatus फॉर लैब्स, हाउसहोल्ड्स एंड कंस्ट्रक्शन। जो बीकर होता है, शीशे का टेस्ट ट्यूब होता है, वो सब क्या है? वो एमॉर्फस सॉलिड का बने। आप उसको सॉलिड्स बोल के भी मत सोचिएगा। Amorphous plastics like polystyrene are used in various industry and in day-to-day life. पॉलीमर केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, पॉलीस्टीरीन है, इस तरह से कई कंपाउंड्स होते हैं, पॉलीबेंजाइल क्लोराइड, कई तरह के पॉलीमर्स कंपाउंड्स, तो वो सब के सब अपने आप में क्या एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। प्लास्टिक्स है वो भी एमॉर्फस सॉलिड्स है। ठीक है,
तो हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉलिक्यूलर आयनिक मेटालिक एंड कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। देखो क्रिस्टलाइन के फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में लोग बात कर रहे थे। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात करें तो शुगर इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फार्मूला क्या होगा? एनीबॉडी कैन टेल मी? कोई बता सकता है सुक्रोज का फार्मूला? C6H12O22। C12 होगा ना, C6 नहीं होगा। सर C12H22O। हाँ O11 करेक्ट, ठीक है। C12O11H22 दैट्स राइट। अमित कुमार केसरी बोलना चाहते नहीं बोलना चाहते, ठीक है। द constituent particles of crystalline molecular solids are molecules, they are non-conductor of electricity। ये क्या होंगे? इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होंगे। Molecular solids are further divided into the following type on the basis of the types of force acting on the constituent particles। Molecular solids होते हैं, इनको फर्दर डिवाइड करते हैं कि किस तरह के फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहे हैं। पहला होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तीन तरह के सॉलिड्स हो गए, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मतलब जो कंपाउंड नॉन पोलर हो, जिसमें डाइपोल्स ना हो, ठीक है। पोलर मतलब जिसमें डाइपोल्स हो। हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब जिसमें हाइड्रोजन एटम हो और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। कौन कौन? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। नॉन पोलर की बात कर लो तो ये देखो, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर कंप्राइज्ड ऑफ एटम्स लाइक इन अ नोबल गैस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक इन सॉलिड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, सॉलिड CO2 जो है वो क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। इस CO2 को फ्रीज कर दे तो सॉलिड हो जाता है। कांस्टेंट पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय वीक लंदन एट डिस्पर्सन फोर्स। लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स क्या है? मैंने बताया था कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनको लंदन फोर्स बोलते हैं या डिस्पर्सन फोर्स बोलते हैं। जैसे कि H2 He2, He2 तो बनेगा नहीं, O2 N2 डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में जो होते हैं मोस्ट केस, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है? जीरो होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। दे आर जनरली सॉफ्ट एंड वोलाटाइल विथ लो मेल्टिंग पॉइंट owing to the weak interparticle force of attraction। इसमें interparticle force of attraction क्या होता है? बहुत ही वीक होता है। C12H12O11 sir, why quartz is crystalline and glass is amorphous? देखो क्वार्ट्ज को क्रिस्टलाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा उसका स्ट्रक्चर देना होता है। क्रिस्टलाइन होने के लिए उसका क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर सिस्टमैटिक होना चाहिए। दोनों मान रहे हैं कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम सेम है। क्वार्ट्ज की बात कर लो या ग्लास की बात कर लो, काफी सिमिलर्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो क्वार्ट्ज हैं उनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का है, एक इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है। इस वजह से वो क्या है? क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन। जबकि ग्लास में ऐसा नहीं होता। ग्लास में इरेगुलर अरेंजमेंट है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है और बाकी सब तो उसमें प्रॉपर्टीज है सूडो सॉलिड्स। तो ये लंदन फोर्स का एक डायग्राम समझा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसा वीक अट्रैक्शन ऑफ फोर्स शो कर रहा है। दो तरह हो सकता है, ऑक्सीजन एटम के बीच हो सकता है, कार्बन एटम के बीच हो सकता है। दोनों क्या है? लंदन फोर्सेस। पोलर मॉलिक्यूल्स की बात कर लो तो आ जाओ, क्या आ जाओ? HCl आ जाओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स आर कंप्रोमाइज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक सॉलिड NH3। अमोनिया भी होगा पोलर क्योंकि नाइट्रोजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और सॉलिड्स SO2। द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय स्ट्रांग डाइपोल फोर्स। इसमें डाइपोल फोर्स होगा। देखो एक पार्शियल पॉजिटिव है, दूसरा पार्शियल नेगेटिव। ये पार्शियल नेगेटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव। They are generally soft with higher melting point and boiling point than non-polar molecular solids। ये सॉफ्ट होते हैं। They are generally soft with higher melting point and boiling point। यदि ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे। पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स आर formed by heteroatomic molecules like in solid hydrogen chlorides। ये हाइड्रोजन क्लोराइड्स का डायग्राम दिया है HCl का, कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट हो रहे मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या है? डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही डाइपोल जब ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाए क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि तो हम देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स
आर मॉलिक्यूल्स सच एज दोज फाउंड इन आइस, आइस में पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दे आर जनरली लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स with a low boiling point because less energy is required to overcome the interparticle force of attractions. देखो they are generally liquid or soft solids with low boiling points because less energy required to overcome the देखो इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये लिक्विड स्टेज में लेते हैं। बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, आइस की बात करो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है, इसलिए क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, due to a difference in the electronegativity of hydrogen and oxygen, a dipole is created between them. This results in the formation of hydrogen bonds between hydrogen and oxygen atom of adjacent molecules. आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन है ब्लू कलर वाला और रेड कलर क्या ऑक्सीजन है। अब ये ब्लू से रेड में क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस कर रहा है हर जगह। आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो आयनिक सॉलिड्स के दो पार्ट होते हैं भैया, कैटायन और एनायन। कैटायन पॉजिटिव चार्ज है, एनायन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कूलोम्बिक फोर्स holds the positively charged particles close together. These forces are also responsible for their hard and brittle nature and high melting and boiling points. In the molten or aqueous state, ionic solids conduct electricity because of the mobility of the ions. ठीक है, इन द मोल्टेन और एक्वस स्टेट आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, ये जब सॉलिड्स होते हैं ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि आयंस मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ये मोल्टेन स्टेट में हो, पिघली अवस्था में हो या घुली अवस्था में हो, वाटर में डिजॉल्व होंगे, तब ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। जब थर्ड चैप्टर आप लोग पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिकल शेयर्स तो समझ में आएगा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। ये एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट्स ही है। सर डायपोल का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। हाँ, वैसा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होता है। एरो जब भी हम बनाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दिखाते हैं। जो देख लेते हैं डायपोल का डायरेक्शन। पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ डायरेक्शन शो नहीं किया है, बुक में क्या किया देखना पड़ेगा। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड क्या कह रहा है भाई, देखो मेटालिक सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो पॉजिटिव आयंस हैं उनका पोजीशन एकदम फिक्स है। पॉजिटिव आयंस अपना पोजीशन नहीं बताते, नेगेटिव टू पॉजिटिव सर प्रतीक, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है प्रतीक रिप्लाई में। हो सकता है डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें अभी मुझे बुक से कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव की तरफ जब रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाते हैं हम लोग, अभी दिखाएंगे समझेंगे, एरो हमेशा हम पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉ करते हैं। नहीं इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता हमेशा, हमेशा कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव की ओर अटैक करेंगे। नहीं प्रतीक सही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। Each metal atom contributes mobile electrons. In metallic solid, positive ions are carriers are surrounded by sea of mobile electron. Sea of mobile electron मतलब sea में समुद्र, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के समुद्र में पॉजिटिव आयंस का पोजीशन क्या एकदम से फिक्स है, वो हिल नहीं सकते और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इसलिए बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। यही इसका रीजन है कि वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास आजादी है, वो अपना स्थान चेंज कर सकते हैं और बॉन्डों में ऐसा नहीं होता। ये मेटालिक बॉन्ड की खास बात है। फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन आर रिस्पांसिबल फॉर द हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। कोवेलेंट सॉलिड्स की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर है डायमंड्स। डायमंड्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से सिग्मा बॉन्ड बनाता है और चारों बॉन्ड वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और इसलिए इसको बोलते हैं हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द अर्थ। कोवेलेंट सॉलिड आर आल्सो कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड, इसको नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, देख सकते हो। इन कोवेलेंट सॉलिड स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट फोर्स होल्ड्स
the atoms together. यहाँ strong covalent bond बने हुए हैं. The directional nature of a covalent bond resists the shearing effect, making covalent solid brittles. ये covalent solids क्या है? Brittles हैं due to shearing effects. मतलब इनको जब फोड़ेंगे तो जल्दी टूटेगा नहीं, टूटेगा तो चकनाचूर हो सकता है, जैसे कि नमक होता है. जनरली सॉलिड्स में ब्रिटल प्रॉपर्टी नहीं होती, मेलेबल प्रॉपर्टी होती है. These solids are characterized by high melting and boiling point. Since a large amount of energy is required to overcome the strong covalent force, तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी. They are non-conductor of electricity as free electrons are not available to conduct electricity. क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल नहीं. ये सॉलिड तो है लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है यहाँ पे. क्लियर? क्यों नहीं है कंडक्टर? सिंपल सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में बंधे हुए हैं, मूव नहीं कर सकते और बॉन्ड मामूली नहीं है, स्ट्रॉन्ग है. All the 4 electron of each sp3 carbon atom in diamond are utilized in bond formation. यहाँ पे हर एक कार्बन sp3 बना रहा है. sp3 हाइब्रिडेशन आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है. जैसे मेथेन में क्या हाइब्रिडेशन होता है, sp3 होता है. Hence diamond is a bad conductor of electricity. sp2 होता है, समथिंग पॉसिबिलिटी होती मूव करने की, वहाँ पाई बॉन्ड होता. The atom of सब covalent solids non metals like carbon. देखो सॉलिड्स मेटल नॉन मेटल दोनों हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल जो होगा सॉलिड नहीं. तो ग्रेफाइट को ही देख लो भाई. हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म अ ह्यूज एंड कंटीन्यूअस नेटवर्क इन स्पेस. दिस इज दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद एडजेसेंट एटम्स गिव राइज टू 3D जायंट मॉलिक्यूल्स. अब ग्रेफाइट का देखो, ये देखो हेक्सागोन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, बेंजीन लाइक 6 हेक्सागोन, और एक लेयर बना रहा है. 3 बॉन्ड एक कार्बन तो बना रहा है एक प्लेन में. देखो इस कार्बन को देखो आप लोग ध्यान से, एक मिनट पेन ले लेता हूं तो आपको समझाता हूं. आप इस कार्बन को देखो, इस कार्बन, ठीक है, इस गोले को, ये एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन से अटैच्ड है. तो यहाँ पे एक प्लेन की बात करें तो एक कार्बन 3 कार्बन से हमेशा अटैच रहेगा. अब कहोगे किनारे वाला सेट तो 2 ही से अटैच है. बेटा यहाँ तीसरा भी होगा, यहाँ पे तीसरा भी होगा, एक प्लेन पूरा बनाएगा. इस तरह से पूरा ये प्लेन बनता चला जाएगा. लेकिन चौथा बांड तो कार्बन बनाएगा, कार्बन इज टेट्रावैलेंसी. चौथा बांड एक लेयर का दूसरे लेयर से एबव टू बिलो प्लेन बनता है, ऊपर वाले कार्बन का नीचे वाले कार्बन से बनेगा. एक प्लेन के बाद दूसरा प्लेन बनेगा हेक्सागोन का, ऊपर वाले कार्बन का नीचे वाले कार्बन से चौथा बांड बनेगा, जिसको बोलते हैं पाई बॉन्ड. और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से थोड़ा वीक होता है. पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के कॉन्सेप्ट बारे में लोग जानते हो, हेड टू हेड ओवरलैप और साइड वाइज ओवरलैप. हेड टू हेड ओवरलैप होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, साइड वाइज ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा. ये पाई बॉन्ड वीक है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. प्लस पाई बॉन्ड sp2 हाइब्रिडेशन बनाएगा, वीक भी है, तो इससे एक चीज और होगा, ये सॉफ्ट होगा. इसलिए पेंसिल की लीड में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, आप लिखते हो तो छूट जाता है क्योंकि एक लेयर क्या होती है, स्लाइड कर जाती है ना. क्लियर है? क्लियर ऑल ड्राइंग्स. In graphite, only 3 out of the 4 electron of sp2 carbon atom are utilized in bond formation. 3 तो भाई आपका sp3 रहेगा और एक sp2 रहेगा. As a result, one delocalized electron in free. Delocalized electron is free, thus graphite is good conductor of electricity. Delocalization means क्या होता है, अपने पोजीशन से फिक्स न रहना. अपने पोजीशन मतलब लोकलाइज, मतलब कि आप एक लोकल एरिया में रह रहे हो, लोकलाइज पर्सन हो, अपने इस घर के बाहर नहीं निकल रहे हो. ये लोकलाइज मतलब जो हमेशा घूमता फिरता रहे, जहाँ स्थिर ही ना रहे, इस घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर. इलेक्ट्रॉन भी कुछ होते हैं लोकलाइज्ड होते हैं, जहाँ पे कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता. जैसे डायमंड तो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, लेकिन जहाँ पाई बॉन्ड बन गया थोड़ा वीक बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी आजादी मिल गई तो वो घूम रहा है, डिलोकलाइज्ड. सिंपल सी बात है, इनके पेरेंट स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो क्या लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं. और थोड़े से ढिलाई दे दिए तो फ्री मिल गया, आपको आजादी मिल गई तो आप मूव करने लगे, तो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है. ये समरी है कंपेयरिंग डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का. इंटर पार्टिकल बॉन्ड फोर्स, ठीक है बाहर निकल गया, ठीक है. इंटर पार्टिकल फोर्स ऑब्लिक बॉन्डिंग क्या है, मॉलिक्यूलर में क्या होता है, लंदन फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल होता है, हाइड्रोजन होता है, तीनों होते हैं. तो तीनों में अलग अलग इनका नाम हम रखते हैं. इसको नॉन पोलर बोलते हैं, इसको पोलर बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन बॉन्डेड बोलते हैं.
और ये कि आयनिक में क्या होता है, कूलॉम्बिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मेटालिक में मेटालिक बॉन्डिंग होता है, कोवेलेंट में कोवेलेंट बॉन्डिंग। नेचर क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं, जो सॉलिड CO2 होता है, या आइस की बात कर लो तो हार्ड भी होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। अनेक सारे को जो हार्ड होते हैं लेकिन ब्रेटाइल इन नेचर होते हैं। मेटालिक बात करो हार्ड है लेकिन मेलेबल है एंड डक्टाइल भी है। मेलेबल क्या हुआ, ब्रिटल का उल्टा है, कूटोगे तो पाउडर हो गया तो ब्रिटल, और कूटोगे पाउडर नहीं हुआ, क्या हो गया, चपटा हो गया तो मेलेबल है। पोलैंड का एग्जांपल क्वार्ट्ज है और ग्रेफाइट है। मेल्टिंग पॉइंट करोगे मॉलिक्यूलर का लो है, आयनिक का वेरी हाई है, मॉलिक्यूलर मेटालिक का मॉडरेट टू हाई है, और कोवेलेंट का भी वेरी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात करो तो मॉलिक्यूलर इंसुलेटर होते हैं। आयनिक क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड एक्वस स्टेट, जब मोल्टेन और एक्वस स्टेट तभी कंडक्ट करेंगे। मेटालिक गुड होते हैं और कोवेलेंट का होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट, क्योंकि वन विथ पाई बॉन्ड। एग्जांपल ले लो भाई, मॉलिक्यूलर का सॉलिड HCl जो कि लंदन अरे डाइपोल डाइपोल वाला है, सॉलिड SO2 भी, और हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो लंदन फोर्स वाले हो गए। आयनिक की बात करो, जिंक सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स हो गए। मेटालिक में कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन हो गया। कोवेलेंट में डायमंड, एल्युमिनियम नाइट्राइड या ग्रेफाइट, ये सब चीज क्या हो गया, कोवेलेंट्स। अब क्या क्विक रिकैप्स हम लोग कर लेते हैं। देखो क्विक रिकैप में क्या है, सॉलिड्स स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स एंड शॉर्ट इंटरपार्टिकल डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं। सॉलिड्स आर रिजिड, इनकम्प्रेसिबल एंड हाई डेंसिटी, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, डेंसिटी हाई होती है। बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। सॉलिड को क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस में बांटा गया है। कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। In amorphous solids, these particles are arranged in a scattered manner. Crystalline solids are subdivided into 4 categories: molecular solids, ionic solids, metallic solids, covalent solids. Different types of intermolecular force are largely responsible for a particular behavior in solids. ये चौथा क्या गया, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्स। जो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्स है वो लार्जली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, पार्टिकुलर बिहेवियर इन सॉलिड्स। जो बॉन्ड है, किस तरह का बॉन्ड बन रहा है भाई, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, मेटालिक बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये सब बॉन्ड उसके नेचर को डिसाइड कर रहे हैं, उसके टाइप्स को डिसाइड कर रहे हैं। फिगर इट आउट, आपके लिए क्वेश्चन है सिंपल सा, क्या करा था, स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। रिव्यू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गिवन सॉलिड एंड कमेंट ऑन द stability of each with reference to the type of interparticle force present in them। तारा देखो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना इतना होता है, कॉपर का इतना डिग्री सेंटीग्रेड, आयोडीन का इतना, सॉलिड हाइड्रोजन क्लोराइड का -114.22 डिग्री सेंटीग्रेड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे एक नेटवर्क प्रॉब्लम होने वाला है।